अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और इसके एपिसोड नंबर 177 जो कि 15 दिनों के वक्फे के बाद रिलीज हुई थी। तो इस एपिसोड के ट्रेलर में उस्मान बे की आने वाली तकलीफों और मुश्किलात के बारे में ऐसे भयानक ट्रेलर्स दिखाए गए थे कि मद्दाह इस इंतजार में थे कि आने वाली किस्त में उस्मान बे के साथ क्या होने जा रहा है। और इस एपिसोड में हमें कई पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। मिसाल के तौर पर उस्मान बे के आल्प्स का उस्मान बे के बगैर बड़े मजबूत तरीके से दुश्मन का सामना करना और चीजों को मैनेज करना। इसके अलावा ओरहान और अलाउद्दीन की लीडरशिप स्किल्स भी इस किस्त में खुलकर सामने आई हैं। लेकिन अगर ओवरऑल मैं इस एपिसोड पर तबसरा करूं और मुख्तसर अल्फाज में करूं तो मैं यही कहूंगी कि अगर मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊं कि ये एक तारीखी ड्रामा है जिसमें तारीखी किरदारों को फिक्शनल वाकयात के साथ दिखाकर हमारे सामने पेश किया जा रहा है, तब तो जो इस किस्त में दिखाया गया वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि उस्मान गाजी जो सल्तनत उस्मानिया के बानी थे, इन्हें इस कदर जिल्लत और हकारत का मरकज बनाकर इस किस्त में दिखाया गया, तो बस यही कहना काफी होगा कि महमद बोजदैक ने इस ड्रामे की शान शौकत एक थर्ड क्लास इंडियन फिल्मों के कॉपी स्क्रिप्ट के जरिए बर्बाद कर दी है। नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड के लिए बुराक ओज़्विक, एजम सेना और एमरे बे तीनों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी तस्वीर शेयर की थी और आने वाली किस्त के हवाले से इंसाइट दी। और देखा गया है कि जब भी बुराक ओज़्विक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस ड्रामे के ट्रेलर्स और स्टोरीज शेयर करें तो हमें यकीन आ जाता था कि अब की बार वाकई कोई धांसू किस्त होगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रात को ये किस्त जब ऑन एयर हुई तो इसे लाइव देखने वालों की तादाद 62,000 थी, जो कि इस सीजन के ब्रॉडकास्ट की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। तुर्कों की तरफ से इस किस्त को 7.49 रेटिंग मिली है। सबसे पहले अगर मैं ओरहान बे की तरफ आऊं तो उन्होंने इस किस्त में अपना किरदार सही तरीके से निभाया और एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए। और हर किस्त के साथ एमरे बे ये साबित कर रहे हैं कि वो ओरहान के किरदार के लिए बेस्ट अदाकार है। ओरहान गाजी की पिछली चंद किस्तों में परफॉर्मेंस जबरदस्त है। एमरे बे में एक सुल्तान वाली वाइब है, जबकि दूसरी तरफ अलाउद्दीन भी बेहतरीन जा रहा है। और बल्कि कहना चाहिए कि ओरहान, होलोफिरा, गोंचा और अलाउद्दीन ओरहान गाजी पर बनाई गई नई तारीखी ड्रामा सीरीज में शिफ्ट किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि पिछले दिनों न्यू ईयर के हवाले से कुरैश उस्मान की किस्तों में जब 15 दिन का गैप आया तो एक अजीबोगरीब वाकया हुआ था। और हुआ ये कि एक टर्किश अदाकारा जिसका नाम गोजदे तुर्कुर है, इसकी इंस्टाग्राम स्टोरी ने कुरैश उस्मान के मद्दाहों को जगा दिया। और ये स्टोरी होलोफिरा के किरदार के बारे में थी। इसमें यह अदाकारा इस स्टोरी में लिखती है कि मुझे कहा जा रहा है कि आप कुरैश उस्मान ड्रामे में काम क्यों नहीं करती। मैं ऐसे ड्रामे में भला क्या काम करूं जहां अवार्ड्स और रेटिंग के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता हो, और जिन्होंने इस ड्रामे के 5 सीजन्स बर्बाद कर दिए। और इस ड्रामे के हवाले से एक ये भी इंकशाफ किया कि जिस अदाकारा के मैनेजर के अच्छे ताल्लुकात हों वो एक ही प्रोड्यूसर से मुख्तलिफ ड्रामों में काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स ले लेती है। कि जिस अदाकारा के मैनेजर के प्रोड्यूसर से अच्छे ताल्लुकात हों। गोस्टे तुर्कुर ने यह भी लिखा कि उसने होलोफिरा के किरदार के बारे में सीजन 5 के शुरू में ऑडिशन दिया था, क्योंकि प्रोड्यूसर की डिमांड थी कि लड़की नीले आंखों और सुनहरे बालों वाली हो। और ड्रामे के डायरेक्टर ने भी उसे ओके कर दिया था। लेकिन फिर मालूम हुआ कि उन्होंने एक ऐसी लड़की ले ली है जिसकी आंखें, स्किन और आईब्रोज डार्क कलर की हैं। और सुनने में ये आया कि इस अदाकारा के प्रोड्यूसर से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस अदाकारा की इस गुफ्तगू से आप लोग क्या समझे? जिन्हें समझ नहीं आई मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि इस अदाकारा ने ये एजम सेना के बारे में और महमद बोजदैक के बारे में लिखा है। और इसके बाद नाज़रीन इकराम क्या होना था, सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि वाकई एजम सेना ने ये रोल इस तरह हासिल किया, और क्या होलोफिरा नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली थी या डार्क कलर की। इस बारे में तो किसी और वीडियो में बात करूंगी, लेकिन यहाँ मैं एजम सेना के बारे में लाजमन ये बात कहना चाहूंगी कि दास्तान ड्रामे के बाद अगर एजम सेना को कुरैश उस्मान में होलोफिरा के किरदार के लिए लिया गया है तो वो डिजर्व करती है। उसकी अदाकारी बहुत अच्छी है। तो बहरहाल ये तो थी वो कंट्रोवर्सी जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर शुरू हुई। और अगर इसकी तरफ दोबारा वापस आए तो ये एपिसोड मेरे जैसे व्यूअर्स के लिए टू मच थी। बहुत ज्यादा तकलीफें, बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत ज्यादा खूनी लड़ाइयाँ और कत्ल गारत। कोई खुशी नहीं, कोई फन नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। ये एपिसोड देखकर सिर्फ ब्लड प्रेशर ही बढ़ा और महमद बोजदैक पर गुस्सा आया। और नाज़रीन इकराम, इल्बाए आल्प के किरदार के हवाले से बात खुलकर सामने आ गई है कि उन्होंने ये गद्दारी इस वजह से की है कि वो सुंगर तकीन के पोते की हैसियत से खुद को काई कबीले की सरदारी के लिए सबसे बेहतरीन फर्द समझते हैं। जरा अंदाजा तो करें कि किस कदर स्टूपिड सिनेरियो है। इल्बाए का सिनेरियो स्क्रिप्ट राइटर्स में से जो राइटर लिख रहा है उसका नाम महमद अरी है। इनसे लोग ट्विटर पर बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि इल्बाए की गद्दारी के पीछे अगर कोई लॉजिकल सिनेरियो होता तो काबिल कबूल था, लेकिन ये मामला बिल्कुल इलॉजिकल है।
इसे सिर्फ एक आम सा आदमी दिखाया गया है जिसका ख्याल ये है कि उस्मान बे ने उसके दादा की पोस्ट पर कब्जा किया हुआ है, और इस किस्त में एलबाई के बाप तक का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ सुंगर तकीन के नाम के हवाले से इसकी शिनाख्त दिखाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, शायद आप लोगों को याद होगा कि सुंगर तकीन ने अपने बारे में बताया था कि वो मंगोलों के दरमियान जासूस बनकर रहते हैं। तो अगर इलबाई के हवाले से ये सिनेरियो दिखाया जाता कि सुंगर तकीन ने किसी मंगोल औरत से शादी की है, और चूंकि इलबाई आल्प की रगों में मंगोल दादी का खून है और वो भी मंगोलों के दरमियान जासूस बनकर रहता है, तो अब इसकी हमदर्दियां और वफादारियां मंगोल दादी की वजह से मंगोलों के साथ हैं तो कोई लॉजिक भी थी। लेकिन ये सिनेरियो तो बिल्कुल ही उलट है, और पिछले 5 सीजन्स तक हमने सुंगर तकीन के बारे में कुछ भी नहीं सुना। सलजन भी आई लेकिन कभी सुंगर तकीन की फैमिली के किसी भी फर्द का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब ये शख्स आया है तो इसे दिखाया जा रहा है कि ये उस्मान बे की रियासत पर कब्जा करना चाहता है। क्या इस स्क्रिप्ट की कोई सेंस बनती है? आप लोग मुझे कमेंट्स में खुद बताएं। काश महमद बोजदैक महमद फातेलर से ही सीख लें कि किरदार कैसे डेवलप करते हैं। आप जानदारली को ही ले लें, किस तरह दिखाया जा रहा है कि किन हालात और वाकयात के पेश आने पर वो सुल्तान की कौस्तांतिनिया की मुहिम के खिलाफ हो रहा है। ये नहीं कि एक दिन वो सोकर उठा तो अगले दिन वो गद्दार था। और इलबाई आल्प को गद्दार दिखाने के बाद क्या कुरलिश उस्मान के सीजन 1 के सीन की कोई अहमियत बाकी रह जाती है, जिसमें उस्मान बे का सामना सालों बाद अपने ताया सुंगर तकीन से होता है और दोनों फिर बाज़ंतीनी और मंगोलों की चालों का जवाब देते हैं। और आप लोग खुद नोट करें कि इलबाई का काई कबीले पर कब्जा करने का जीनस प्लान क्या था, यानी कि काई कबीले को जहर देना, मंगोलों का इत्तेहादी बनना, कबीले के हर फर्द को मारकर खाली कबीले का सरदार बन जाना। क्या प्लान था भाई? इलबाई के गद्दार होने का मतलब यह है कि सुलेमान शाह की नस्ल में गद्दार पैदा हुआ, यानी कि अगर उस्मान बे काई कबीले के सरदार बन गए हैं और इतनी कुर्बानियों के बाद उन्होंने अपनी एक रियासत कायम कर ली है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने सुंगर तकीन का हक मारा है। तो नाज़रीन इकराम, इस हिसाब से इलबाई का सिनेरियो एक फेल्ड सिनेरियो है। इस बेचारे का सिनेरियो शुरू में इस कदर जबरदस्त था कि जिसका जवाब नहीं था। फैंस भी बहुत खुश थे कि एक तारीखी किरदार आ गया जो कुल्हाड़े से लड़ता है, स्वीट सा भी है और ज़हीन भी, और अंडर कवर एजेंट के तौर पर रियासत की खिदमत करता है। लेकिन फिर पता नहीं स्क्रिप्ट राइटर्स को कौन सा कीड़ा लड़ गया। अफसोस की बात तो यह है कि इससे 100 किस्तों पहले, यानी किस्त नंबर 77 में, हमने उस्मान बे के 2 मजबूत जंगी कमांडरों का टकराव देखा, यानी कि कोनर आल्प और तुर्कुत बे। लेकिन आज इस सीरीज का क्या हाल है? उधर बेगम खातून जो उस्मान बे को पसंद करती थी और इसी के लिए उसने कारासी बे को भी धोखा दिया, अब एकदम से चंद घंटों में इलबाई की साथी बन गई। यानी कि इलबाई और बेगम की स्टोरी लाइन 180 डिग्री के फर्क से चंद घंटों में ही बदल दी गई। ये तो था मेरा आज का दिल जलासा रिव्यू। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।